ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कहानी कुर्सी में अब बात केजरीवाल की, जो राम भक्ति में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। केजरीवाल ईडी के सामने नहीं जा रहे, चार सम्मन के बावजूद ईडी के सवालों से बच रहे हैं। आज भी केजरीवाल पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर नहीं गए, लेकिन वो रामलला के दर्शन करने की तैयारी जरूर कर रहे हैं। केजरीवाल का कहना है कि वो अपने पूरे परिवार के साथ रामलला के दर्शन करने जाएंगे। अपनी पत्नी, बच्चों के साथ, माता पिता के साथ भी वो लेकर के जाएंगे भगवान राम के दर्शन के लिए। लेटर में उन्होंने लिखा है कि बहुत ज्यादा वीआईपी और वीवीआईपी आएंगे और इसीलिए सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए एक ही व्यक्ति अलाउड है वहां पे अभी इस टाइम जाना। तो एक तो फाइनल इनविटेशन का मुझे नहीं पता, कोई आया नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि अपनी धर्मपत्नी और अपने बच्चों के साथ, और मेरे माता पिता को भी बहुत ज्यादा चाव चढ़ा हुआ है कि हमें जाके रामलला जी के दर्शन करने हैं। तो अपने माता पिता, अपनी धर्मपत्नी, अपने बच्चों के साथ में जाऊंगा। बाद में चले जाएंगे जब भी एक बार ये भी हो जाए। 22 तारीख में बहुत ज्यादा नहीं आया आपके पास? मतलब उन्होंने कहा था कोई देने के लिए आएगा, लेकिन अभी कोई आया नहीं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बाद में सब परिवार में जाना चाहता हूं। तो अलायंस की जो नीति है उससे थोड़ा अलग ट्रैक पकड़ा है अरविंद केजरीवाल ने, और ये कितना फायदा पहुंचाएगा हर्षवर्धन जी? ये जो पॉलिसी अरविंद केजरीवाल की दिख रही है, जो बीजेपी की लाइन है, उस लाइन को पकड़ करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। 2024 में कितना फायदा इससे मिलेगा उनको? नहीं हुसैन जी, मुझे तो लगता है ना कि सब ने देखिए कांग्रेस को फंसा दिया और अब सब अपनी अपनी लाइन ले रहे हैं। राम मंदिर का घनघोर विरोध करवा दिया कांग्रेस से दबाव बना बना के, और सब कह रहे हैं कि हम बाद में चले जाएंगे। अब ये तरीका पता नहीं ये राजनीति कौन सी है, क्योंकि देखिए शरद पवार ने भी यही चिट्ठी लिख दी वगैरह पहले भी हुआ है। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, शरद पवार ने भी वही चिट्ठी लिख दी। अखिलेश यादव पहले कहते रहे नहीं मिला है, रसीद दिखाओ। फिर जब विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं आलोक कुमार जी, उन्होंने वो डाक विभाग वाली रसीद भी दिखा दी। थोड़ी देर बाद कह रहे मिल गया है, उन्होंने चिट्ठी लिख दी कि हम बाद में दर्शन करेंगे। शरद पवार भी वही कह रहे हैं, अब ये भी केजरीवाल जी भी वही कह रहे हैं। तो सवाल ही कांग्रेस से क्यों अस्वीकार करवा दिया? क्योंकि कांग्रेस ने तो बाकायदा चिट्ठी लिख के बड़ा लंबा चौड़ा लिख दिया, धर्म निजी विषय है, हम इसमें नहीं जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी संघ का ये राजनीतिक एक परियोजना हो गई है और इसलिए हम ससम्मान अस्वीकार करते हैं। तो आपने कांग्रेस से तो अस्वीकार करवा दिया, अब आप सब कह रहे हैं कि परिवार भी ले जाएंगे, माता पिताजी को ले जाएंगे। हालांकि इसमें ये समझने वाली बात थी कि जितने लोगों को भी निमंत्रण दिया गया है, जिसके नाम से है सिर्फ उसी का है, और यह समझा जा सकता है कि बहुत मुश्किल से, और ये किसी को भी निमंत्रण दिया जाए या न दिया जाए, ये तय करने वालों के लिए कितना कठिन होगा। लेकिन यहां एक बात जरूर मैं कहूंगा कि जब माता पिताजी को, पत्नी को, बच्चों को लेकर वो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि अरविंद जी की नानी जी भी जरूर कुछ कहेंगी, क्योंकि उनकी नानी जी ने कहा था कि बेटा देखो राम वहां नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि वो तो बाबरी तोड़कर बनाई गई है, तो राम वहां कहां से बैठेंगे। तो नानी जी से भी मतलब मैं कह रहा हूं कि उनको ध्यान जरूर, नानी याद आएंगी। अब वो क्या कहेंगी ये उस वक्त देखने की बात होगी। जहां तक राजनीति की बात है, ये अरविंद केजरीवाल पहली बार नहीं कर रहे हैं। पहले भी वो मंच पर हनुमान चालीसा का पाठ कर चुके हैं, अभी भी वो गली गली सुंदरकांड करा रहे हैं। लेकिन ये सब इस वजह से हुआ क्योंकि विश्व हिंदू परिषद के आंदोलन की वजह से, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की वजह से राम मंदिर बन रहा है, और ये देश को बहुत अच्छे से पता है। समीर जी, दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें, और इसमें हनुमान जी कुछ मदद करेंगे अरविंद केजरीवाल की? देखिए, अभी अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की 7 सीटें या पंजाब की 13 सीटों के लिए हनुमान जी की या राम जी की जरूरत नहीं है। फिलहाल तो उनको भी ईडी से बचने के लिए राम जी की याद बहुत ज्यादा आ रही है। उन्हें पता है कि उनको तीसरा समन आ चुका है ईडी का, अब वो नहीं जा रहे हैं, उसके ऊपर फिर समन आएगा। मनीष सिसोदिया अंदर है, संजय सिंह अंदर है, अब केजरीवाल भी चुनाव के पहले अंदर जाने की बात कह रहे हैं कि मैं जाने वाला और वहां से कैबिनेट चलाऊंगा। तो मुझे लग रहा है, जी रोक रहा हूं आपको, केजरीवाल कुछ कह रहे हैं, जरा उनको सुन लेते हैं। जनरल नॉन स्पेसिफिक नोटिसेस पहले जब भी भेजे गए ईडी के द्वारा, उनको कोर्ट्स ने निरस्त कर दिया है, क्वैश कर दिया है, इनवैलिड और इलीगल डिक्लेयर किया है। ये नोटिस क्यों इलीगल है, इसको मैं कई बार ईडी को लिख के भेज चुका हूं, लेकिन ईडी इसका जवाब नहीं दे रही। ये तो हो गई टेक्निकल बात, लेकिन ये नोटिस एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत भेजे जा रहे हैं। ये जांच 2 साल से चल रही है, 2 साल में इनको कुछ नहीं मिला। कई कोर्ट्स इनसे बार बार पूछ चुके हैं, भाई कितने पैसे की रिकवरी हुई, कोई सोना मिला, कोई जमीन के कागज मिले, कोई पैसे की रिकवरी हुई, कुछ कैश मिला, कहीं कुछ नहीं मिला। झूठे सच्चे आरोप, लोगों को मार मार के झूठे सच्चे बयान लिए जा रहे हैं। 2 साल से जांच चल रही है,
लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले अचानक मुझे नोटिस देके क्यों बुलाया जाता है? चारों तरफ बीजेपी वाले घूम घूम के कह रहे हैं केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। बीजेपी वालों को कैसे पता मेरे को गिरफ्तार करेंगे? क्योंकि बीजेपी ईडी चला रही है। तो मुझे अभी गिरफ्तार क्यों करेंगे लोकसभा चुनाव के पहले? क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोकसभा चुनाव में मैं प्रचार करूं। तो बेसिकली इस पूरी कवायद का ये सम्मन और ये जो सारी कवायद है, इसका मकसद केवल ये है कि केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के पहले गिरफ्तार करके उसको चुनाव में प्रचार करने से रोको। केवल ये इनका मकसद है। तो मैंने आज उनको जवाब दिया है और आगे देखते हैं क्या होता है। चौथे सम्मन के बाद भी ईडी के सामने अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए और जब मीडिया के सामने आया तो मीडिया के सामने उन्होंने क्या बातें कही वो आपने सुना कि ईडी का जो सम्मन है वो गैर कानूनी है। साजिश के तहत, राजनीतिक साजिश के तहत ये नोटिस उनको भिजवाए जा रहे हैं और उन्होंने इस नोटिस का जवाब दिया है और कुछ बातें पूछी ईडी से जिनका जवाब ईडी की तरफ से नहीं दिया गया, ये भी बात उन्होंने कही। और चुनाव प्रचार ना कर पाए वो, ये कोशिश है बीजेपी की, ये सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं। राहुल जी, ये सीधे तौर पर केजरीवाल तो ये कह रहे हैं कि ईडी का जो सम्मन है वही गैर कानूनी और मुझे प्रचार से रोकना, ये मकसद है बीजेपी का। देखिए, बीजेपी उससे क्यों रोकेगी प्रचार से? वो चाहेंगे कि वो प्रचार करें। देखिए, वहाँ पर अभी दिल्ली और पंजाब की सीटें जो हैं उस पर फैसला हो भी नहीं पाया है। कांग्रेस और आप के बीच में तनातनी अभी भी चल रही है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा और बीजेपी चाहेगी कि ये सारे सम्मन्स जो हैं उस पर ना जाएं। बीजेपी का तो यही रुख होगा कि वो ना जाएं इस पे, ताकि लोगों को पता चले कि भाई वो जो है ईडी जैसी संस्था जो कि जांच के लिए उन्हें बुलाना चाहती है उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। आज वो इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि गोवा जा रहे हैं वो, और गोवा में वो अपनी पार्टी के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो हर बार वो बहाना ज़रूर बना लेते हैं और ये कहना आसान है कि ये जो सम्मन है ये इलीगल है, तो जाके कोर्ट में तय कर लें कि सम्मन इलीगल है या लीगल है। कोर्ट भी तो अलाउ कर रहा है ना ईडी को, नहीं तो वो रोक देता। ये जाते, ये तो वैसे भी लीगल सलाहें ले रहे हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो कोर्ट में जाके बोल दीजिए बार बार जो है ईडी हमें सम्मन क्यों भेज रहा है, पर वो ऐसा नहीं करेंगे। ईडी जो है उनसे जांच में पूछताछ करना चाहता है। बात आई हुई है कि उन्होंने किस तरह से लोगों से बात की फेस टाइम पे और बाकी सब चीज़ें, इस तरह के आरोप आए हुए हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये सारी राजनीतिक पैंतरे हैं जो कि आम आदमी पार्टी की तरफ से खेले जा रहे हैं। उनके ज़्यादातर नेता इस वक्त अंदर हैं, जेल में हैं, उनके ऊपर आरोप हैं। अब वो उसमें क्या होता है ये भी एक बड़ी बात होगी। समीर जी, जरा ये समझाइए कि 4 सम्मन ईडी भेज चुकी है, क्या इसके बाद ईडी के पास कोई और कार्रवाई का अधिकार है या फिर केजरीवाल को कोई ऐसी सीएम रहते हुए कोई ऐसी इम्यूनिटी हासिल है कि ईडी सम्मन के अलावा कुछ और नहीं कर पा रही है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप देखिए, हेमंत सोरेन का मामला आपके सामने है। 7 बार हेमंत सोरेन को ईडी का सम्मन गया, वो हाजिर नहीं हुए और हेमंत सोरेन ने भी वही प्रश्न उठाए। आज जो केजरीवाल जो प्रश्न उठा रहे हैं वह हेमंत सोरेन पहले उठा चुके हैं कि ईडी मुझे किस आधार पर बुला रही मुझे बताए। ईडी ने अपने हर सम्मन में डिटेल दी है और मुझे लग रहा है अब जाकर हेमंत सोरेन को समझ में आया और जब उन्होंने लॉ के विशेषज्ञों से इस मामले में जानकारी उनसे चर्चा की तो उन्होंने कहा कि आपको पेश होना पड़ेगा, अन्यथा आपकी गिरफ्तारी तय है। पीएमएलए के 50 धारा के अंदर अगर आप नहीं जाओगे तो ईडी आपकी गिरफ्तारी की भी व्यवस्था सुनिश्चित कर सकता है और आप गिरफ्तार हो सकते हो। उसके बाद आप देखिए कि हेमंत सोरेन ने आखिरकार कहा है कि 20 तारीख को आप मेरे घर पर आइए, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। 20 तारीख को ईडी हेमंत सोरेन के घर जाने वाली है। केजरीवाल भी 3 सम्मन तक नहीं जाएंगे, 4, 5, 7 सम्मन तक नहीं जाएंगे, लेकिन 7 सम्मन की लिमिट बाकी है। मतलब लिमिट 7 सम्मन की नहीं है, यह ईडी के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना स्पेस देती है। पीएमएलए की धारा में ऐसा कुछ नहीं कि 7 आपको देना ही पड़ेंगे 7 सम्मन, उसके बाद ही आप कार्रवाई कर सकते हो। ईडी चाहे तो 3 कार्रवाई के बाद चौथे समय ये कार्रवाई कर सकती है घर आने का पूछताछ करने के लिए। मुझे लग रहा है चूंकि मुख्यमंत्री है, ईडी उन्हें पर्याप्त समय देना चाह रही है। और केजरीवाल ने पूछा कि भाई ईडी मुझे किस आधार पर बुला रही है, क्या मुझे मुख्यमंत्री की हैसियत से बुला रही है, क्या मुझे आम आदमी पार्टी के संयोजक की हैसियत से बुला रही है, क्या मुझे एक आरोपी की हैसियत से बुला रही है, या मुझे शराब कांड में किसी गवाह की हैसियत से बुला रही है। ईडी ने उसका भी जवाब उन्हें आखिरी सम्मन में दिया है और केजरीवाल से कहा है कि आप जगह तय कीजिए, आप तिथि तय कीजिए, हम वहां पर पूछताछ के लिए आ जाएंगे। मुझे लग रहा है केजरीवाल इस बात को जानते हैं कि अब इस बात को बहुत ज्यादा नहीं कह सकते हैं। या आप तय मानना कि अगले सम्मन के बाद केजरीवाल खुद ईडी के पास जाएंगे या ईडी इस बात की तैयारी कर चुकी होगी कि केजरीवाल के मना करने पर वह घर आके केजरीवाल से पूछताछ करेगी। लेकिन केजरीवाल इसके अंदर पूरी नाटकीयता लाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है। लेकिन यह तय है कि केजरीवाल को ईडी का सामना करना पड़ेगा। 3, 4, 5 जितने सम्मन केजरीवाल रिफ्यूज कर दे, यह तय है कि केजरीवाल को एक न एक सम्मन पर
ईडी के सामने पेश होना पड़ेगा, उस सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। वो जानते हैं कि उनके पास जवाब नहीं है, जो पूरा मामला है ईडी के नॉलेज में आ चुका है, सारे पुख्ता सबूत ईडी के पास केजरीवाल के खिलाफ है, और इसीलिए ईडी बार बार केजरीवाल को बुला रही है। मुझे लग रहा है अब अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि उनके बचने के दिन अब बहुत कम बचे हुए हैं। हर्षवर्धन जी, देखिए 4 सम्मन आ चुके हैं, अब तक पेश नहीं हुए हैं, और बार बार केजरीवाल अपने जो वोटर हैं उनसे ये कह रहे हैं कि देखिए साहब हमको परेशान किया जा रहा है। क्या सेंटिमेंटल गेन जो वो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें कुछ फायदा हो रहा है उनको? देखिए, अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव से पहले ये तमाशा बड़ा हो। हालांकि इसमें ईडी भी अब स्पेस ही दे रही है, जो हेमंत सोरेन का संदर्भ हो चाहे यहाँ, क्योंकि तीसरे सम्मन के बाद न्यायालय की इजाजत से किसी की भी पूछताछ भी हो सकती है और गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो ये कि अब उस तरफ बढ़ रहे हैं जहां अरविंद केजरीवाल से जिस दिन अब पूछताछ होगी उस दिन गिरफ्तारी की जो संभावना है, जो एक तरह से कहें कि जो सबसे ज्यादा एक जिसकी प्रतीक्षा की जा रही कि क्या अरविंद जी के घर पर वो तमाशा होगा, बाहर कार्यकर्ता खड़े रहेंगे, ईडी के अधिकारी पुलिस के साथ आएंगे और उसके बाद उनको ले जाएंगे तो पूरा नारा लगेगा, कुछ उस तरह का माहौल बनेगा। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के साथ एक पॉलिटिकल प्ले कर रहे हैं। अगर ईडी तय कर लेगी तो उसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन अरविंद जी जो बात कह रहे हैं उनको रोका जा रहा है। अभी तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, उसके पहले भी जब उनको सम्मन गया था तब भी उन्होंने यही कहा था कि हमको रोकने के लिए। नतीजा क्या आया? सिफर, उनके प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। तो अरविंद केजरीवाल को तो बल्कि भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि वो खूब प्रचार करते रहे, भले अभी गठजोड़ हो रहा है, लेकिन एक कोई झटका लगेगा और दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी की तो लाभ की बात होगी कि अरविंद जी एक अलग ताकत के तौर पर खड़े हो। तो मुझे लगता है कि दोनों अपनी अपनी जो पॉलिटिकल एक मैसेजिंग है उसको बहुत अच्छे से देना चाहते हैं। और एक बात जो जब किसी की भी जमानत खारिज करते हुए जो एजेंसियां होती हैं वो देती हैं, जो तर्क देती हैं, वो क्या होता है? जांच में सहयोग ये नहीं कर रहे हैं। लगातार 3 सम्मन के बाद जितने सम्मन अरविंद केजरीवाल इग्नोर करेंगे, नहीं जाएंगे, जांच में सहयोग नहीं देने वाला एजेंसियों का जो आधार है वो मजबूत होगा, गिरफ्तारी के लिए भी और आगे जो जमानत पर बहस होगी उस पर भी। राहुल जी, ये बार बार ये बात कही जाना कि केजरीवाल की तरफ से कि प्रचार से रोकना चाहते हैं। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में कितनी सीटें वो जीतने की दावा कर रहे हैं, या कितना उनका लगता है आपको? क्योंकि सेंटर की लोकसभा चुनाव के वक्त पैटर्न बिल्कुल अलग हो जाता है, लोगों को वोट करने का जो नजरिया वो बिल्कुल बदल जाता है। कुछ दावेदारी आपको लगती है उनकी? देखिए, जिस तरह का माहौल है, पिछली बार भी दिल्ली की 7 सीटें जो है बीजेपी जीती थी, तो माहौल तो ना तो कांग्रेस के फेवर में है ना आपके फेवर में। अब ये जो सारी बातें कहना कि बीजेपी ईडी का इस्तेमाल कर रही है, मुझे फंसाना चाहती है, ये सारी उसी और बातें हैं, एक सेंटिमेंटल गेन लेने की बात है। और केजरीवाल तो वैसे भी जानबूझ के शायद सम्मन पे नहीं जा रहे हैं ताकि ईडी जो है कार्रवाई कर दे उनके खिलाफ, एक तमाशा बनाए, जैसे कि हर्षवर्धन जी बोल रहे थे कि वो बाकायदा एक तमाशा बनाएंगे जिसके कारण और सेंटिमेंटल वोट मिल सके। ये कोशिश तो होगी, लेकिन जहाँ तक सीटों का सवाल है, ये जो अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के बीच में सीटें बंटनी हैं, और ये माना जा रहा है कि कांग्रेस 3 सीटें जो है लगभग दिल्ली में लड़ेगी, 4 सीटें केजरीवाल को मिलेंगी लड़ने के लिए। लेकिन उसका क्या फ़ायदा होगा? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बहुत बड़ा बदलाव होगा। पंजाब के लिए भी इस तरह की बात हो रही। पंजाब, गुजरात और गोवा, ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पे कांग्रेस और आप जो है वो सीटों का बंटवारा चाहते हैं, और आप जो है गोवा और गुजरात में चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसलिए अगर आपने देखा होगा कि जिस तरह से यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, उसी तरह गुजरात का जो यूनिट है आपका, उसने भी बहुत तैयारी की है। बहुत सारे कार्यक्रम राम मंदिर को लेकर उन्होंने वहाँ पे शुरू किए हैं कि वो किस तरह से पूजा अर्चना और किस तरह से प्रसाद का बंटवारा वगैरह करेंगे। तो ये सारा कुछ भी अरविंद केजरीवाल वहाँ पे भी कर रहे हैं। अब हम पंजाब की सीटों की बात कर रहे हैं, तो पंजाब में भी जिस तरह की बात है, 8 सीटें जो है वो कांग्रेस के पास है। केजरीवाल के पास कुछ पंजाब में लोकसभा के को लेकर नहीं है। और जैसा आपने कहा कि लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव से अलग होता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जो वोट पड़ते हैं दिल्ली में, तो वो और ज़्यादा पड़ेंगे, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह की माहौल है, जिस तरह से लोगों को लगता है कि बीजेपी ने जिस तरह से काम किया है केंद्र के लिए, पूरे देश के लिए, वो लोगों को दिल्ली में ज़्यादा अवेयरनेस आती है, और इसलिए शायद मुझे लगता है दिल्ली में और अच्छे परिणाम इस बार रहेंगे। समीर जी, देखिए सुंदरकांड, साथ में ये सेंटिमेंटल गेन कि साहब हमें बहुत परेशान किया जा रहा है, बार बार ईडी नोटिस कर रही है, इन सारी चीज़ों के साथ 1 on 1 का जो मुकाबला देने की बीजेपी को कोशिश है, इसमें कुछ आपको उम्मीद दिल्ली में दिखती है?
नहीं, मुझे नहीं लगता कि दिल्ली के अंदर इससे कोई फर्क पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी 2014 और 2019 के चुनाव में दिल्ली की 7 सीटें जीत चुकी थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के मिलने के बाद भी दिल्ली की 7 सीटें में भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी तरह की चुनौती नहीं होगी। 2024 का चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे उनकी गारंटी पर लड़ा जाएगा। दिल्ली की जनता जानती है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर भी मोदी को चुनौती नहीं दे सकते। और जिस प्रकार से केजरीवाल का जो शराब कांड का घोटाला हुआ है, जिस हिसाब से मनीष सिसोदिया जेल में है, संजय सिंह जेल में है और तमाम दूसरे, और अभी दवाई घोटाले की भी सीबीआई की जांच शुरू हुई है। इनको शहीदों के तौर पर पेश तो नहीं किया जाएगा? ये कितना भी ये खुद कोशिश करेंगे अपने आप को शहीदों के रूप में पेश करने की, लेकिन मुझे लगता है कि जिस हिसाब से इनके लगातार हाईकोर्ट के अंदर जमानत याचिका खारिज हुई है और जनता के बीच ये मैसेज चला गया है कि जो पार्टी कट्टर ईमानदारी की बात कर राजनीति में आई थी वह कट्टर बेईमान के रूप में निकली है। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के मिलने के बाद भी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को कोई चुनौती नहीं है। हाँ, पंजाब में जरूर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर कुछ अच्छी सीटें वहां जीत सकती है, क्योंकि वहां भारतीय जनता पार्टी का बहुत जनाधार नहीं है। अकाली दल भी बहुत ज्यादा वहां कमजोर हो चुका है। तो मुझे लग रहा है कि पंजाब में जरूर 13 सीटों पर अगर ये मिलकर लड़ते हैं तो ये कुछ गेन कर सकते हैं। दिल्ली की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ये तय है।